वर्क पावर एनर्जी लेक्चर 1। तो नया चैप्टर स्टार्ट है आज। तो आज बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा वर्क के बारे में, कि हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्क देखेंगे, वर्क कैलकुलेशन, वर्क होता क्या है, डेफिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तीन बेसिकली हैं अलग अलग टॉपिक्स ये, तो तीनों को अलग अलग कवर करेंगे हम लोग। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग पिछले चैप्टर में सर्कुलर मोशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, उसमें सारे वर्क पावर एनर्जी की थर्म्स यूज होते हैं और उसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हम लोग देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी हम लोग इस लेक्चर में वर्क पे फोकस करते हैं। वर्क, तो वर्क डन बाय फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग अ मास एम। ठीक है, किसी मास को आप फिगर में देख सकते हैं, कोई मास रखा है एम, उस पर कोई फोर्स लग रही है एफ, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है। अब चूंकि ये मास इस सरफेस पे रखा है तो इस सरफेस के अलॉन्ग डिस्प्लेस होगा ये। ठीक है, तो सपोज करिए इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, तो मैंने इसको यहाँ वेक्टर से दिखाया है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट थीटा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ds है, तो वर्क डन बाय फोर्स F ऐसे डिफाइन होता है कि dw जो कि स्मॉल वर्क है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, dw इज इक्वल टू F डॉट ds, डॉट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये है वर्क डन बाय फोर्स F इन डिस्प्लेसिंग अ मास m बाय डिस्प्लेसमेंट ds। ठीक है, ds डिस्प्लेसमेंट से इसको मूव करने के लिए मास m को जो फोर्स F द्वारा वर्क डन dw है वो डिफाइन हो रहा है F डॉट ds। ठीक, जहां पर डॉट इज अ डॉट प्रोडक्ट एंड बोथ F एंड ds आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट के सारे रूल्स इसमें अप्लाई होंगे, मतलब कॉस थीटा जो आता है, ठीक है, dw हो जाएगा आपका F ds cos थीटा। ओके, तो थीटा अगर 0 होगा तो ये मैक्सिमम आएगा, थीटा 90 होगा तो ये 0 हो जाएगा। वो सारे रूल्स डॉट प्रोडक्ट के इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ds क्या है। ds देखो इसमें ध्यान से, अभी तो हमने देखा कि मास m को डिस्प्लेस कर रहे थे, पर क्या होगा, कई ऐसे केसेस भी होंगे, टिपिकल केसेस, कि जिसमें ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि ds होता क्या है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्पॉन्ज टाइप का है या पिलो है, सपोज करिए आपने दीवार से सटा के रख दिया, फिर उस पर एक फिंगर से प्रेस करोगे आप, तो पिलो तो कहीं डिस्प्लेस नहीं होगी लेकिन वो अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में आप फोर्स तो लगा रहे हैं, वर्क भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे कि पिलो का डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। तो इसीलिए ds को डिफाइन किया जाता है ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इज ds। ठीक है, तो पिलो वाले एग्जांपल में जब आप प्रेस करते हैं तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अंदर की तरफ मूव करता है। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ds से मूव करेगा, तो वर्क डन dw हो जाएगा F डॉट ds। ठीक है, so ds is the displacement of point of application. Mass m may or may not move in case of compressible object like sponge या पिलो। ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे इस फिगर में देख सकते हैं, ये मास m है, इस पे आपने फोर्स लगाया तो ये इस पॉइंट को अंदर की तरफ प्रेस कर दिया ds से, और वो पूरा ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहा रेस्ट पे ही। ठीक है, तो फोर्स इसमें भी डिफाइन होगा F डॉट ds से ही। तो डिस्प्लेसमेंट आपका मास m 0 हो जाएगा क्योंकि मास तो वहीं रहा, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव हो गया ds डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो dw आपने डिफाइन किया F डॉट ds, और ये 0 नहीं होगा क्यों, और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे ही रह गया, लेकिन फिर भी वर्क डन 0 नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे हो तो वर्क डन 0 हो, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ठीक है, इवन if mass is at rest
वर्क डन मे नॉट बी 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि ds डिस्प्लेसमेंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। पर जनरली हम लोग देखेंगे अदर देन ये कंप्रेसिबल वाले केस कि जो ds होता है वो मास m का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दोनों सेम होगा, क्योंकि कंप्रेसिबल पॉइंट पार्टिकल्स आप मानेंगे पॉइंट मासेस, और ऐसे केसेस कम एनकाउंटर होंगे जहां पर वो कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो डी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट होगा वही मास m का डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑलराइट। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके डेफिनेशन पे वापस आते हैं। हम लोगों ने बोला कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अब इसको अगर आप ब्रेक कर लें डॉट प्रोडक्ट को, तो ये हो जाएगा एफ डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा को डी एस के साथ ले लिया मैंने, और थीटा एंगल था आपका, थीटा एंगल बिटवीन डी एस एंड एफ वेक्टर। देखो अगर ये डी एस है, ठीक है, ये तो डी एस था हमारा, और ये एफ था एंड दिस वाज योर थीटा, तो इससे मैंने परपेंडिकुलर गिराया यहाँ पे। अब अगर ये डी एस है तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी डी एस कॉस थीटा, ठीक है। सो अगर ये डी एस कॉस थीटा हो गई तो ये वो वाली डिस्प्लेसमेंट है जो कि फोर्स एफ के अलॉन्ग है, ठीक। तो डी एस कॉस थीटा को, इस टर्म को मैं लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो डी डब्ल्यू आ जाएगा आपका एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये डेफिनेशन बन जाती है मेरी वर्क कैलकुलेट करने की, मतलब जो फोर्स आपने लगाया उस फोर्स के डायरेक्शन में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट इज इक्वल टू योर वर्क डन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू योर स्मॉल वर्क डन। अभी हम लोग सिर्फ स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं, छोटे डिस्प्लेसमेंट्स ले रहे हैं। अभी आगे देखेंगे कि बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। बट फॉर द पॉइंट बीइंग कि डी डब्ल्यू जो कि स्मॉल वर्क डन है, दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स डी एस कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि मैंने बोला कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, दोनों क्वांटिटीज वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट, तो उसके सारे रूल्स अप्लाई होंगे डॉट प्रोडक्ट के। तो एक ऐसा ही रूल है कि एंगल थीटा पे डिपेंडेंस, तो क्योंकि डी डब्ल्यू आ रहा है आपका एफ डी एस कॉस थीटा, तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 90 होगी, ठीक है, तो कॉस थीटा आपका 0 हो जाएगा। So if angle theta between force F and displacement ds is equal to 90 degree, that is displacement is perpendicular to force, तो dw हो जाएगा F dot ds is equal to F ds cos of 90, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसे केसेस देख लेते हैं अभी। तो पहला केस आप सर्कुलर मोशन का ले सकते हैं जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है, इनके बीच हमेशा एंगल 90 डिग्री रहता है। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन शुड बी इक्वल टू 0। ये पेंडुलम का केस है जो स्ट्रिंग से मास m है, यहाँ पर टेंशन है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, T इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वर्क डन बाय टेंशन T कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगी इससे, ओके। तो जब भी आप देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना होगा उस फोर्स की वजह से, वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोगों ने छोटा वर्क डन निकालना सीखा, अब बड़े वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है। तो बड़ा वर्क डन सिंपली आप छोटे वर्क डन को इंटीग्रेट कर दीजिए, W इज इक्वल टू स्मॉल डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू क्या है मेरा, F
डॉट डी एस। ठीक है, तो W हो जाएगा इंटीग्रल F डॉट डी एस। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बनता है। तो मैंने यही लिखा है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अब इसमें आप केस बना सकते हैं कि अगर फोर्स F कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है F, तो इंटीग्रल डी एस हो जाएगा S। तो W हो जाएगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा, बट फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, जब फोर्स आपका कांस्टेंट होगा। ये सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ही हुआ। ये चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। फोर्स एफ आपको दिया है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, और डी एस आपको दिया है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन dw कैसे निकालेंगे आप करेंगे F डॉट डी एस। ठीक, F डॉट डी एस हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से F की वैल्यू डॉट डी एस की वैल्यू। ये आपका F वेक्टर है और ये डी एस वेक्टर है। ठीक, डॉट प्रोडक्ट आप कैसे लेते हैं आपको पता है, आई का आई से ले लोगे, वाई जे का जे से और के का के से। तो F1 dx हो जाएगा प्लस F2 dy हो जाएगा प्लस F3 dz हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका dw हो गया। और w कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे dw को, तो इंटीग्रल ऑफ दिस क्वांटिटी हो जाएगा। अगर इसको इंडिविजुअली आप ब्रेक कर सकते हैं फिर, तो इंटीग्रल F1 dx प्लस इंटीग्रल F2 dy प्लस इंटीग्रल F3 dz। ठीक है, इंडिविजुअली सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ये आपका W हो जाएगा एंड दिस विल बिकम योर आंसर। ये आपका जैसे क्वेश्चन में F1 F2 F3 देंगे आप उसी हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कहा गया है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट टर्म आता है ना कि डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, किस फ्रेम से देख के आप मेजर कर रहे हैं। इसीलिए वर्क डन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सिर्फ फोर्स नहीं है, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है। डिस्प्लेसमेंट आपका रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, सिंस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखिए एक वेज रखा हुआ है। ठीक है, वेज पे एक मास m है और वेज के रिस्पेक्ट में ये मास m सपोज करो कि रेस्ट पे है। ठीक है, और ऑब्जर्वर भी वेज पे है। अब कोई एक बंदा ग्राउंड पे था जिसने इस वेज को ds से डिस्प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये मास m रेस्ट पे ही रहा वेज के रिस्पेक्ट में। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज इज ds। ठीक है, ग्राउंड से आपने वेज को ds डिस्प्लेस कर दिया, पर कहे कि मास m इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और ऑब्जर्वर आपका वेज पे ही बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर भी इसको रेस्ट पे ही देखेगा। तो वर्क डन बाई, पहले बोल रहा है mg साइन थीटा क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मास m मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ऑब्जर्वर आपका इसी पर बैठा है, वेज पर। ठीक है, तो जब भी किसी फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो ds आपका इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मास m रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो dw आपका 0 आ जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली किसी और फोर्स की वजह से पूछ लिया वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो भी जीरो आएगा क्योंकि इस केस डिस्प्लेसमेंट हर केस में जीरो हो रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, तब जबकि ऑब्जर्वर आपका वेज पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये वाला केस है ये। और वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू जीरो, वो भी आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, तो तीनों के केस में फोर्स जो भी हो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, ठीक। लेकिन यही ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे होता अगर, ठीक है, तो आपके दूसरी तरह से सॉल्व करना पड़ता, तो आपको फोर्स फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ता फोर्स के डायरेक्शन में, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स करके आपको निकालना पड़ता, ठीक है। ओके, तो ये बात यही मैं समझाना चाह रहा था इससे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है। जब आपका ऑब्जर्वर वेज पे ही बैठा है तो मास एम को रेस्ट पे देखेगा, और जैसे ही मास एम को रेस्ट पे देखेगा तो इररिस्पेक्टिव उस पर क्या फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे रहेगा एंड वर्क डन जीरो हो जाएगा उस फोर्स की वजह से, ठीक। वर्क डन आपको किसी और तरह से भी पूछ सकता है, आपको फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दे सकता है, ग्राफ दे सकता है और कह सकता है कि वर्क डन निकालिए। तो इन केसेस में आपको सिंपली उसका एरिया का अंडर का एरिया ले लेना है। सपोज करिए एफ का ग्राफ कुछ यूं देख रहे हैं आप, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू S1 है, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू S2 है। डिस्प्लेसमेंट ना बोलिए, इसको आप पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो S1 पोजीशन वेक्टर से S2 पोजीशन वेक्टर अगर चेंज होगा तो ds हो जाएगा आपका, या S बोलो अभी से, ठीक है, S हो जाएगा S2 माइनस S1, ठीक है, S बिकम्स S2 माइनस S1। तो W आपका होगा, पहले आप एक छोटी सी स्ट्रिप लोगे, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू F है, देखो फोर्स चेंज हो रहा है आपका लगातार, तो आप एक S डिस्प्लेसमेंट पे जाओगे और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds लोगे, ठीक। ये एक पट्टी मैंने काट ली। इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स की वैल्यू आप कांस्टेंट मान लेंगे F, ठीक है। फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds वैल्यू ऑफ फोर्स टेकन एज F थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, कांस्टेंट का मतलब फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। थ्रू आउट द वैल्यू ऑफ ds, ठीक है, मतलब इस ds के थ्रू आउट इस पूरे फोर्स की वैल्यू F है। तो ये छोटा सा dw कैसे निकलेगा, तो dw निकलेगा F डॉट ds, ओके। तो W क्या होगा आपका, W हो जाएगा इंटीग्रल dw इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट ds, ठीक। अब यहीं पर आ जाते हैं ऊपर, आपका फोर्स देगा S का फंक्शन, क्योंकि आपको ग्राफ दिया हुआ है फोर्स S के बीच में। F आपका Fs का फंक्शन है, तो W आपका F डॉट ds है, ठीक है। अब जो छोटी पट्टी आपने काटी है फोर्स और ds के बीच में, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल F ds, ठीक है। क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो ये वर्टिकल वाली वैल्यू F हो गई और ये हॉरिजॉन्टल वाली ds हो गई, तो एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल F ds, तो इसी को मैंने लिख दिया फोर्स की वैल्यू Fs
और ds, ठीक है। वेक्टर क्योंकि थीटा की वैल्यू आपका वही आ जाएगी, सॉरी फोर्स की वैल्यू ये है, थीटा आपका 0 हो जाएगा, तो एफ डी एस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके। ये हॉरिजॉन्टल ही मान लेंगे आप फोर्स यहाँ पर, और डी एस आपका भी हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों के बीच का एंगल आप छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा इक्वल टू 0 मानेंगे। तो ये एफ की वैल्यू एफ एस रख दीजिए और डी एस आपका एज इट इज़ है। अब इसको जहाँ से जहाँ तक निकालना है आपको, सपोज करो S1 से S2 तक निकालना था, तो आप इसको S1 से S2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जो इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, इंटीग्रल एफ एस डी एस S1 S2, इसी को आप बोलेंगे एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम S1 टू S2। ये पूरा एरिया जो आएगा दैट इज योर वर्क, ठीक है। एरिया अंडर एफ एस कर्व फ्रॉम S1 टू S2 इज योर वर्क डन। तो किसी भी तरह से आपसे एरिया अगर निकलवा लिया किसी गिवन पोजीशन वेक्टर S1 से गिवन पोजीशन वेक्टर S2 के बीच में फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में, तो वो जो एरिया आएगा दैट विल बी योर वर्क डन, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। कैसे निकालना है? इंटीग्रेट करके। क्वेश्चंस में आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ट्रेपेजियम फॉर्म में कुछ भी दे सकता है, तो आपको उसका एरिया निकालना आना चाहिए। सपोज करिए कुछ यूँ ट्रेपेजियम बना के दे दिया आपको, तो आपको ये एरिया निकालना होगा ऑन दैट विल बी योर वर्क डन, ठीक है। तो ये एक वेरिएशन था वर्क डन का। एक और वेरिएशन देखते हैं कि जब फोर्स की वैल्यू टाइम का फंक्शन दी हुई हो, ठीक है, और पूछे कि वर्क डन इन टी सेकेंड क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं कि अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो एक्सीलरेशन तो फोर्स बाई एम होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं। सो dv बाई dt विल बी इक्वल टू f बाई एम। तो अगर dv बाई dt ये है तो v वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इंटीग्रेट करके, f बाई एम, dt को उधर ले जाऊंगा, ठीक है। dv हो जाएगा f बाई एम dt। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, तो v हो जाएगा आपका f बाई एम डी टी, इंटीग्रल f बाई एम डी टी। तो ये मेरी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब मैं इसका यूज करूंगा। देखो w क्या है मेरा, f डॉट डी एस, ठीक। पहले से अभी देखते हैं इंटीग्रल f डॉट डी एस। डी एस को dt से डिवाइड किया और dt से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक। अब ds बाई dt को हम लोग जानते हैं वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो मैंने वेलोसिटी लिख दिया, dt को एज इट इज रखा है। तो w हो जाएगा मेरा f डॉट v टाइम्स dt। v क्या होगा, v जो हमने अभी कैलकुलेट किया है यहाँ से, इसको अगर फर्स्ट बोलें तो ये सेकंड हो जाएगा यूजिंग फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको वेलोसिटी निकालना है फोर्स के टर्म्स में, फिर वो वेलोसिटी से फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेके टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। आगे हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि फोर्स डॉट वेलोसिटी नथिंग बट पावर। तो पावर टाइम्स इंटीग्रल ऑफ विथ इंटीग्रेट विथ टाइम विल गिव यू वर्क, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ पावर विल गिव यू वर्क। तो ये बेसिकली वही है, जब फोर्स टाइम का फंक्शन है तो बेसिकली आप पावर कैलकुलेट कर रहे हैं और पावर को टाइम से इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ पावर, ओके। तो ये वेरिएशन था टाइम के साथ। जब आपको निकालना हो तो आपको पहले वेलोसिटी निकालनी होगी एंड देन एफ डॉट वी टाइम्स डी टी। ये याद रखिए फॉर्मूला। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कह रहा है इन द फिगर शोन कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तीनों की वजह से आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन इन टाइम टी।
देखो ये क्या है कि इसको समझिए कि ये पूरा सिस्टम जो है इसमें एक वेज रखा हुआ है। ओके, वेज का एंगल थीटा है और इस पे मास एम रखा है रेस्ट पे, इस वेज के रिस्पेक्ट में। और ये पूरा जो सिस्टम है ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है। इसको लिफ्ट भी मान सकते हैं आप या सिस्टम बोलिए, ठीक है। तो केस 1 हम लेते हैं। केस 1, ऑब्जर्वर ए देख रहा है अभी, ठीक है। ऑब्जर्वर ए जब देख रहा है, तो जब ऑब्जर्वर ए देख रहा है तो मास एम आपका रेस्ट पे है, ठीक। अभी मैं ds हटा दे रहा हूं। मास m is at rest with respect to observer, तो ds आपका कितना हो जाएगा, 0। अब अगर ds 0 हो गया तो आप वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये 0 हो जाएगा, सारे वर्क डन 0 हो जाएंगे। वर्क डन बाई नॉर्मल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ब्लॉक मास का 0 है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी 0 है फॉर एनी टाइम t, ठीक है, क्योंकि ये इस पे रेस्ट पे पड़ा हुआ है। तो इसमें इसको आपको FBD बनाने की भी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में। तो आप कोई भी फोर्स से वर्क डन पूछेगा तो 0 होगा, ठीक है। पर आपसे अब पूछ रहे हैं कि ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में बताइए, तो ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में भी बना लेते हैं। केस 2, तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूं पहले। ये आपका बी है ग्राउंड पे, और ये आपका ऑब्जर्वर देख रहा है मास एम को। ये सिस्टम वी से चल रहा है, तो किसी टी टाइम में सिस्टम कितना ऊपर चला गया होगा, इन टाइम टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम इन टाइम dt करिए, ठीक है। सिस्टम ds इज इक्वल टू वी डी टी, ठीक है। और अगर t टाइम v कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो इन टाइम t डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम s इज इक्वल टू इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इंटीग्रल v डी टी इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि v कांस्टेंट है आपका। ये सिंपल है, ठीक। अब हम आते हैं फिर से, तो क्या क्या फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे। एक तो लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा नॉर्मल, और एक इधर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक। mg को तोड़ो आप तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा, दिस इज योर थीटा, और ये mg कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो पहला, जबकि मास m वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है अगर, तो आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg साइन ऑफ थीटा, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। और n की वैल्यू हो जाएगी mg कॉस ऑफ थीटा, सेकेंड इक्वेशन। दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बनी मेरी। अब कह रहे हैं कि n की वैल्यू mg कॉस थीटा है और fr की वैल्यू mg साइन थीटा है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर बी देख रहा है, तो ऑब्जर्वर बी तो जो सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट होगा वही मास m का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर
बी, ये बी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, क्योंकि उस पूरा सिस्टम ही v से चल रहा है ऊपर, उसके साथ ब्लॉक भी चल रहा है, सिस्टम के रिस्पेक्ट में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो जितना सिस्टम डिस्प्लेस होगा उतना ही ब्लॉक m भी डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि वर्क डन आप डिफरेंट फोर्सेस की वजह से निकालिए। तो सबसे पहले अभी इसको हम लोग इस टॉपिक को डिलीट करते हैं, अभी देख लेंगे इसकी वजह से भी क्या है। पहला हम लोग देखेंगे mg की वजह से। ठीक है, तो ये मेरा mg और इसका डिस्प्लेसमेंट था s इज इक्वल टू वी टी। ठीक, तो वर्क डन बाई mg कितना हो जाएगा, f s, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू f इंटीग्रल f डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा फॉर कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो mg के लिए क्या हो जाएगा, mg आपका कांस्टेंट है, vt आपका है और cos 180, तो माइनस mg vt हो जाएगा wmg की वजह से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे है। ठीक, दूसरा केस किसकी वजह से, नॉर्मल की वजह से देख लीजिए, या फ्रिक्शन ले लो पहले, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है और जिसकी वैल्यू mg साइन थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट आपका कुछ यूं हो रहा है। अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो आपका ये एंगल थीटा होगा, तो दिस इज योर 90 माइनस थीटा। तो या तो आप ऐसे करो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से, या फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो चलिए उससे करते हैं। ये मेरा फ्रिक्शन है, और ये मेरा S है, तो मैं क्या करूँगा, इससे परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ये मेरा 90 माइनस थीटा है। इफ दिस इज माई S, तो ये कितना हो जाएगा, S cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो S साइन थीटा। ठीक है, S साइन थीटा आपका डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, तो वर्क डन बाई एफ आर हो जाएगा एफ आर टाइम्स एस साइन थीटा, या आप ऐसे लिखते एफ आर एस कॉस 90 माइनस थीटा, तो भी यही आता। ठीक है, एस साइन थीटा बाई अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा टाइम्स एस साइन थीटा। ठीक है, और एस की वैल्यू कितनी है, वी टी, एम जी साइन थीटा टाइम्स वी टी साइन थीटा, तो हो जाएगा एम जी वी टी साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। तीसरा हम लोग निकालते हैं नॉर्मल की वजह से। देखो नॉर्मल का कुछ यूं लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट का ये एंगल है, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली थीटा हो जाएगा। तो फिर से वही लगा दीजिए आप कि ये मेरा नॉर्मल है,
ये मेरा S है, देखो ध्यान से करना, इसे जल्दी मत करना। दिस इज योर नॉर्मल, तो दिस बिकम्स S cos थीटा। तो कितना हो जाएगा, नॉर्मल टाइम्स S cos थीटा। ओके, वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा टाइम्स S cos थीटा। तो हो जाएगा mg, S की वैल्यू कितनी है, Vt, mg Vt cos स्क्वायर थीटा Wn। ये था WFR। ठीक है, तो इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालना है फोर्स के डायरेक्शन में, और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, जो एक चीज़ मैंने डिलीट की थी इसमें, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये V से ना जाके किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता, तो सूडो फोर्स की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। कहाँ से देख रहे हैं आप, इस पर डिपेंड करता है, वो भी चलो देख लेते हैं। एक सपोज करिए, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये A से चल रहा है, ठीक है, और ये मास m इस पे रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक, तो ऑब्जर्वर अगर आपका इस पे है, ठीक है, A, ये इसको रेस्ट पे देखेगा, तो सूडो फोर्स की वजह से वर्क डन 0 आएगा। ठीक है, A के रिस्पेक्ट में W सूडो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका 0 है। B अगर देखेगा तो कितना होगा, तो भी सूडो 0 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में F सूडो ही 0 होगा। B भाई, B तो इनर्शियल फ्रेम है ना, यहाँ पे DS 0 है। तो कब वर्क डन बाई सूडो फोर्स आएगा, जब ये मास m रेस्ट पे नहीं होगा। ठीक है, इस वेज के रिस्पेक्ट में, सपोज करिए वेज के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। ठीक है, हम लोग आगे केसेस में ये भी देखेंगे कैसे निकालना है। तो इफ mass m moves with respect to a observer, w pseudo is not equal to 0। और वो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने अभी तक वर्क डन कैलकुलेट करते आए हैं। हम लोग इस पर एक सूडो लगाएंगे, F सूडो इज इक्वल टू ma, और डिस्प्लेसमेंट का फिर कंपोनेंट निकालेंगे इसके डायरेक्शन में, एंड देन F सूडो टाइम्स डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आपको देखना है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्योंकि इसमें रेस्ट पे है तो सूडो की वजह से वर्क डन 0 होगा, लेकिन अगर ये मूव कर रहा होता तो आपका कुछ वर्क डन आता सूडो की वजह से। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम जब भी हो तो देखना है आपको उसमें डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो आपको सूडो की वजह से भी वर्क डन निकलवाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब ये आज का लास्ट टॉपिक कवर करते हैं कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो देखिए, जब भी आपको वर्क डन करना हो किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट तक, तो अगर वर्क डन आपका पाथ अलग अलग फॉलो करके अलग अलग आ रहा है, मतलब मैं A से B तक जा रहा हूँ, तो पहले पाथ से मैंने W1 किया, दूसरे पाथ से W2 किया, और तीसरे पाथ से W3 किया, तो अगर ये वर्क डन अलग आ रहे हैं तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी इसमें इन्वॉल्व। वर्क डन तभी तो होगा जब कोई फोर्स होगी। ठीक है, तो अगर ये वर्क डन डिफरेंट आ रही है तो जो फोर्स इन्वॉल्व है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। और अगर ये वर्क डन सेम आ रहा है, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो वर्क डन आपका सेम आएगा, देन दैट केस द फोर्स इन्वॉल्व इज कंजर्वेटिव। तो मैंने डेफिनेशन यही लिखी है, फॉर दोज फोर्सेज वर्क डन डज नॉट डिपेंड, फॉर दोज फोर्सेज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, और कॉल कंजर्वेटिव फोर्सेज। एग्जाम्पल आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जो भी बोलचाल में आपके सारे फोर्सेस आएंगे, लाइक टेंशन हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया,
ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस W1 की वैल्यू W2 की वैल्यू W3 की वैल्यू बराबर होगी। और एक और चीज़ कि अगर किसी सर्कुलर लूप में आप काम करो, मतलब आपका फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, जहाँ से चले वहीं पे आ गए, तो वर्क डन इन अ लूप आपका ज़ीरो हो जाएगा फॉर कंजर्वेटिव, लेकिन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब वो फोर्स जिसके लिए पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है वर्क डन, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, वो हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो चूंकि लूप में फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, इसलिए वर्क डन आपका ज़ीरो हो जाता है, ठीक, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। इसी के विपरीत नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं कि जब आपका पाथ डिपेंड करने लगता है किस पाथ से गए, ठीक है, फोर्सेस फॉर विच वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, ठीक है, तो ए से बी तक गए, पहले रास्ते से गए कि दूसरे रास्ते से गए कि तीसरे रास्ते से गए, ठीक है, अगर ऐसे केस में तीनों वर्क डन अलग आ रहे हैं तो जो फोर्स इन्वॉल्व है दैट इज योर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन या एयर ड्रैग। तो ऐसे सारे फोर्सेस जो आप डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं जो आपकी एनर्जी ड्रैग करते हैं, जैसे कि विस्कस ड्रैग है, फ्रिक्शन है, ठीक है, जिसमें एनर्जी डेसिपेट कर देते हैं आपकी, वो सारे फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स W1 की वैल्यू W2 और W3 के बराबर नहीं होगी। और दूसरा, जब लूप में चलेंगे आप, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे आ गए, तो वर्क डन आपका नॉन ज़ीरो आएगा। वर्क डन इन अ लूप इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉन ज़ीरो आएगा, कंजर्वेटिव में ये ज़ीरो आता था। तो अब बात होती है कि ये तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन हो गई, पर मैथमेटिकली हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। सपोज आपको फोर्स की कोई वेक्टर दे दिया, तो हाउ डू यू इंटरप्रेट कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो उसका भी तरीका है, देख लेते हैं। कंजर्वेटिव के बेसिकली थ्री टाइप्स आप देखेंगे, या तो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो कंजर्वेटिव होगा वो, या तो फोर्स कुछ इस टाइप का फंक्शन दिया है कि आई कैप के साथ सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट होगा फोर्स, वाई के साथ सिर्फ वाई का फंक्शन होगा, जे मतलब सॉरी आई कैप के साथ एक्स का फंक्शन लगा होगा, जे कैप के साथ वाई का फंक्शन लगा होगा, और के कैप के साथ जेड का फंक्शन लगा होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं उसी डायरेक्शन का उसमें फंक्शन लगा हुआ है, तो भी आपका कंजर्वेटिव है। तीसरा होता है कि मिक्स टाइप, ठीक है, तो मिक्स टाइप कंजर्वेटिव तब होगा, यहाँ पर लिखिए F1 F2 F3 और फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड का फंक्शन F1 भी है, F2 भी है और F3 भी है। तो इसको कैसे चेक करें कि ये कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो इसके लिए आपको इसका डेल्टा निकालना पड़ेगा। अगर डेल्टा ज़ीरो है तो ये कंजर्वेटिव होगा, इफ डेल्टा इज ज़ीरो देन कंजर्वेटिव, डेल्टा नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन नॉन कंजर्वेटिव। डेल्टा क्या होगा, सिंपली जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं आप, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए कैसे लिखनी है, आई जे के पहले लिखना है, देन इनका डिफरेंशियल पहले लिखना है दूसरे लाइन में, एंड देन वो फोर्सेस के कंपोनेंट्स आई जे और के लॉन्ग। इसको थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए प्लीज़, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू आप निकालना देख सकते हैं, पहले आप आई कैप लिखते हैं और क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स टाइम्स आई कैप, सॉरी आई कैप के बाद ये वाला और ये वाला रो साइलेंट हो जाएगा, तो डी बाई डी वाई डी बाई डी वाई टाइम्स F3, ओके, माइनस डी बाई डी जेड F2 पहला टर्म, फिर जे कैप लिखेंगे, तो जे कैप में माइनस से कर ये वाला ऑफ हो जाएगा, ठीक है, तो अब हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स F3 प्लस
डी बाई डी जेड F1 प्लस के कैप। अब ये वाला रो और ये वाला कॉलम ऑफ हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स F2 माइनस डी बाई डी वाई F1। ये अगर जीरो आता है, अच्छा कोई वेक्टर अगर तब जीरो होगा जब उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट जीरो होंगे, ठीक है। तो मतलब ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये भी लिख लो। डेल्टा इज अ वेक्टर फॉर डेल्टा इक्वल टू जीरो इंडिविजुअल कॉम्पो शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब आई कैप वाला ये वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, जे कैप के अंदर ये वाली वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, और के कैप के अंदर ये वाली वैल्यू भी जीरो होना चाहिए, तब आपका डेल्टा जीरो आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ एफ मिक्स फॉर्म में दे, अगर आपको कांस्टेंट दिया है या अपने अपने फंक्शन दिए हुए आई कैप के साथ एक्स का फंक्शन लाइकवाइज, तो सिंपली आप कंजर्वेटिव ले लेना। लेकिन आपको मिक्स दिख रहा है तो आप एक बार डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना। मोस्टली आपसे क्वेश्चंस में 2D वाले फॉर्म में आएगा, जब f की वैल्यू f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप होगी, तो इस केस का भी आप निकाल लेना। जो के कैप वाला वेक्टर आएगा उसके साथ एक ज़ीरो लग जाएगा यहाँ पे, तो डी बाई डी जेड और यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। f3 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये वाला टर्म आपका ज़ीरो होगा, ये वाला टर्म ज़ीरो होगा, ठीक है। और हो सकता है f1 f2 सिर्फ आपका अगर f1 और f2 xy का ही फंक्शन दिया होगा, तो ये डी बाई डी जेड F2 भी ज़ीरो हो जाएगा और डी बाई डी जेड F1 भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पहले दो टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। तो इफ़ सपोज करिए इफ़ F1 एंड F2 आपका फंक्शन ऑफ XY दिया है, तो डेल्टा की वैल्यू, क्योंकि पहला टर्म पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, डी बाई डी जेड F2 करोगे ज़ीरो, F3 आपका ज़ीरो ही है, सिमिलरली यहाँ भी F3 ज़ीरो है और डी बाई डी जेड F1 ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। सिर्फ इतना वैल्यू बचेगा डेल्टा की। तो अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो आपका फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर ये ज़ीरो नहीं होगा तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक बार वापस से रिवाइज करके सारी चीज़ें खुद से निकालिए, कैलकुलेट करिए, समझिए, जहाँ नहीं आता है फिर से देखिए, ठीक है। अब अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू।